हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शुरू कर रहे हैं हम लॉ ऑफ थॉट की। आवाज़ आ रही है ना आप सब लोगों को? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। तो लॉ ऑफ थॉट हम आज लास्ट क्लास है, इसमें कंप्लीट कर लेंगे जो भी हमारे तीन चार क्वेश्चन बचे थे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द थॉट ऑफ असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रीजमेंट मेंशनिंग इट्स इंटीग्रेंट। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या है और फॉल्स इम्प्रीजमेंट क्या है। तो अगर हम बात करें असॉल्ट की, तो असॉल्ट क्या होता है? अगर किसी को पता है तो एक बार बताइए क्या होता है असॉल्ट। ये तीनों ही जो है क्राइम है टॉट के अंदर, लेकिन तीनों क्राइम डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या फ़र्क है इन क्राइम्स के अंदर, ये बताना है आपको। पहला हम लोग कर रहे हैं असॉल्ट। तो असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट है एक इंटेंशनल एक्ट है जहाँ पे आप जानबूझ के करते हैं, कॉजिंग अनदर पर्सन टू फेयर। किसी व्यक्ति को डराने के लिए आप ये काम करते हैं जहाँ पर दूसरा व्यक्ति इमीडिएट खतरे से डर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मारने के लिए थप्पड़ दिखाया लेकिन मारा नहीं, तो वो असॉल्ट है। असॉल्ट मतलब है धमकाना, डराना किसी को। यहाँ पे आप इंटेंशनली ये काम करते हैं। तो पहला इसका इंटीग्रेंट अगर हम बात करें, इसका एसेंशियल इंटीग्रेंट क्या है? पहला है इसका इंटेंशन, यानी कि आपने इंटेंशनली ये काम किया, जानबूझ के ये काम किया, किसी को डराने का काम किया है प्लेंटिफ को। तो प्लेंटिफ आपके खिलाफ जो है असॉल्ट की शिकायत कर सकता है। अब है एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि प्लेंटिफ को ये डर लगा आपके बिहेवियर से, आपके ऑफेंसिव नेचर से, कि आप एकदम मारने को डर मतलब मारने को जा रहे थे, ऐसा उसको महसूस हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर भी आपकी बात नहीं मानता तो आप उसकी पिटाई कर देते। तो आपका व्यवहार कुछ ऐसा था कि वो डर गया, तो वो असॉल्ट का केस आपके ऊपर फाइल कर सकता है। इमीडिएंसी का मतलब है कि आपने उसी समय बोला उसको कि ये काम तुझे करना है, अगर नहीं करेगा तो इमीडिएटली मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ। तो आपने उसको तुरंत डराया या धमकाया। अब है कॉशन। कॉशन मतलब है प्लेंटिफ ने पूरी सावधानी रखी अपने आप को बचाने की, लेकिन फिर भी वो अपने को डिफेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट रेज इट इन द थ्रेटनिंग मैनर, कि आपने अपना मुक्का जो है, मुक्के जो है, क्वेश्चन नंबर 13, उसने अपना मुक्का जो था वो आपको मारने की पोजीशन में दिखाया लेकिन मारा नहीं, फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया आपके साथ, मतलब आपकी बॉडी को टच नहीं किया, सिर्फ धमकाया है आपको। तो धमकाने को ही हम कह सकते हैं असॉल्ट। तो असॉल्ट केवल धमकाने का होता है। इसमें अगर आप हाथ उठा देते हैं, मार पिटाई कर देते हैं, तो फिर असॉल्ट से बढ़कर मैटर बैटरी में चला जाता है। तो बैटरी का मतलब है जब हम किसी की इच्छा के बिना उसकी बैटरी यानी कि उसकी बॉडी को टच कर लेते हैं। तो बैटरी इज अ इंटेंशनल हार्मफुल ऑफेंसिव कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन विदाउट योर कंसेंट। एक व्यक्ति की मर्जी के बिना उसके शरीर को ऑफेंसिव मैटर में छूना। ऑफेंसिव मतलब गुस्से में मार पिटाई करना, लात घूसे मारना, उसकी बॉडी को टच करना ताकि उसको दर्द हो, उसको नुकसान हो, उसको फिजिकल इंजरी हो। यहाँ पे आपने इंटेंशनली ये काम किया है। डिफेंडेंट जो है वो इंटेंशनली उसको टच कर रहा है प्लेंटिफ को, और इसलिए टच कर रहा है कि उसको नुकसान पहुंचा सके। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है वो टच किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ पहले वाले में असॉल्ट में था खाली डराया जा रहा था, इसमें यह है कि डराने के साथ साथ वो उसकी बॉडी को टच भी कर रहा है, उसको छू भी रहा है। लैक ऑफ कंसेंट, यहाँ पे सामने वाला जो प्लेंटिव है उसकी मर्जी नहीं है, वो नहीं चाहता ऐसा कि उसकी पिटाई हो, लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी उसकी पिटाई कर रही है। कॉशन, कॉशन होता है सावधानी। यहाँ पे पूरी सावधानी रखता है प्लेंटिव बचने की, लेकिन डिफेंडेंट उसको बचने का कोई मौका नहीं देता। तो जहाँ पर आपने किसी की पिटाई कर दी, कोई थप्पड़ मार दिया है उसकी मर्जी के बिना, अगर वो कह रहा है कि मुझे थप्पड़ मार दो, फिर आप मार रहे तो कोई क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको मार पिटाई कर दी, उसको डराया धमकाया फिर मारा, तो ये आपके खिलाफ बैटरी का केस बन जाएगा। फिर है फॉल्स इम्प्रीजमेंट, किसी की मर्जी के बिना उसको रोक के रखना। अब इम्प्रीजमेंट जो होता है वो जेल में डालना होता है। ये पावर केवल गवर्नमेंट के पास है, सोवेनिटी के पास है, स्टेट के पास है। उसके अलावा कोई भी किसी व्यक्ति को रोक के नहीं रख सकता उसकी मर्जी के बिना। अगर उसकी मर्जी के बिना कुछ को रोक के रखता है तो वो फॉल्स इम्प्रीजमेंट कहलाएगा। जैसे किडनैप कर लेते हैं, उनको बंधक बना के रखते हैं, तो उसके खिलाफ कानून जो है वो एक्शन ले सकता है, और उस एक्शन से उनको परेशानी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास लॉफुल। अगर आपने किसी व्यक्ति को रोक के रखा है तो आपके पास कानूनी रीज़न होना चाहिए और कानून की परमिशन होनी चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति को रोक के रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो इसका इंटीग्रेंट है उसमें पहला आइटम आएगा इंटेंशन, कि आपने इंटेंशनली ये काम किया है, जानबूझ कर उस व्यक्ति को रोक के रखा है। कन्फाइनमेंट का मतलब है कि आपकी नीयत जो थी उसको रोक के रखने के लिए, उस एरिया से वो बाहर ना जा पाए, उसको बाउंड कर दिया आपने उस एरिया के अंदर। लैक ऑफ कंसेंट,
लैक ऑफ कंसेंट का मतलब आपने अपनी रजामंदी, मतलब उस व्यक्ति की रजामंदी नहीं थी, प्लेंटिफ ये नहीं चाहता था कि उसको आप बांध के रखो, बंधक बना के अपने पास रखो, लेकिन उसकी मर्जी के बिना आपने उसको रखा हुआ है, तो उसकी कंसेंट की कमी हो गई। अनलॉफुलनेस का मतलब हो गया कि यहाँ पे कन्फाइनमेंट जो है वो उसके विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन है, मतलब आपके पास कानूनी कोई रीज़न नहीं है उसको रोकने का, लेकिन आप फिर भी उसको रोक के रखें, तो यहाँ पर आपने अनलॉफुलनेस किया है, कानून का तोड़ा है। कॉशन, सावधानी, प्लेंटिफ ने पूरी सावधानी रखी लेकिन डिफेंडेंट ने फिर भी उसको पकड़ लिया और उसको बंद कर दिया एक कमरे के अंदर, तो यह क्या कहलाएगा? फॉल्स इम्प्रीजमेंट कहलाएगा। तो जब भी आप किसी को, व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना रोक देते हैं, बांध देते हैं, बंधक बना देते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो फॉल्स इम्प्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है आपको 10 मार्क्स में, कि फॉल्स इम्प्रीजमेंट क्या है, असॉल्ट क्या है, बैटरी क्या है, या इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है। तो असॉल्ट क्या है? असॉल्ट है किसी को डराना, केवल डराना, गाली दे के डरा सकते हैं, मुक्का लात घूसा दिखा के डरा सकते हैं, बंदूक दिखा के भी डरा सकते हैं, वो असॉल्ट है। लेकिन अगर आपने हमला कर दिया तो वो बैटरी कहलाएगा। तो बैटरी कहते हैं हिंदी में हमला, जहाँ पे आप हमला कर देते हैं वहाँ पे बैटरी का केस बनेगा। जहाँ पर आपने किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना रोक के रखा हुआ है तो वो फॉल्स इम्प्रीजमेंट होता है, मतलब आपने बिना बात के उसको बंधक बना रखा है। अगर हम डिफेंस की बात करें कि किस केसेस के अंदर आप किसी व्यक्ति को अगर असॉल्ट करो, बैटरी करो, फॉल्स इम्प्रीजमेंट करो तो कानून आपको सज़ा नहीं देगा, या टॉर्ट के केस में आपको सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से केस हैं जिस रीज़न की वजह से आपने किसी को बंधक बनाया है, किसी को धमकी दी, किसी को गाली दी, किसी को मार पिटाई की, लेकिन आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनेगा। तो केस कब नहीं बनेगा? जब कंसेंट हो, जब सामने वाली पार्टी जिससे आप पिटाई कर रहे हैं, जिसको आप धमका रहे हैं या जिसको आप बंधक बना के रख रहे हैं, वो अपनी मर्जी से ऐसा करवा रहा है आपसे, यानी कि वो खुद कह रहा है कि भाई मुझे मारो पीटो, मुझे धमकाओ, मुझे डराओ और मुझे रोक के रखो, तो आपके पास, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। दूसरा, सेल्फ डिफेंस, जब आप अपनी जान बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने किसी जानकार को बचाने के लिए या किसी और थर्ड पर्सन को बचाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट करते हैं, उसको डराते हैं, या उसके पास उसके ऊपर बैटरी करते हैं, यानी उसकी पिटाई करते हैं, उसको रोक लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में ये काम किया है। तो सेल्फ डिफेंस में अपना आता है और अपने जानकार जो भी हैं या फिर अनजान व्यक्ति भी कोई किसी की जान बचाने का मामला हो तो वहाँ सेल्फ डिफेंस का मामला चलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने चाकू के साथ हमला कर दिया और आपने अपने पड़ोसी को या अपने जानकार व्यक्ति को बचाने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई कर दी सामने वाले की, तो आपने तो असॉल्ट किया, बैटरी भी की, पिटाई कर दी उसकी, लेकिन आपके ऊपर केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा काम किया है। अब है डिफेंस ऑफ अदर, दूसरे व्यक्ति को बचाना, ये अपने को बचाना सेल्फ डिफेंस, और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को बचाना। अगर हम दूसरे को बचाते हुए भी सॉल्ट असॉल्ट बैटरी कुछ कर देते हैं तो हमें कोई भी केस का सामना नहीं करना पड़ता। डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी किसी के साथ ये व्यवहार कर देते हैं, असॉल्ट का, बैटरी का या फॉल्स इम्प्रीजमेंट का, यानी कि हमने, मान लो कि मेरी गाड़ी को नुकसान हो सकता था तो मैंने अपनी गाड़ी को नुकसान से बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पिटाई कर दी। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पड़ोसी था, वो मेरे से चढ़ता था, वो मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो मैंने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उसकी पिटाई कर दी। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए काम किया है, तो ये भी केस जो होता है सॉल्ट का, असॉल्ट का या फिर आपका वो बैटरी का, फॉल्स इम्प्रीजमेंट का बनेगा नहीं। इसमें आपको परमिशन मिल जाती है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, सबको राइट है। प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है आपका? मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आती है, जैसे घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, सोना, चांदी, गहने। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, कोई बफेलो है, काऊ है, ऐसे कोई भी एनिमल जो आपने पाल रखा है वो सारे एनिमल प्रॉपर्टी के अंदर कवर्ड होते हैं, उनको बचाने के लिए भी आप एक्शन ले सकते हैं। नेसेसिटी, जहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी हो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे नुकसान हो जाता। तो जहाँ पर भी ऐसा लिखा हो या ऐसा ज़रूरी हो या परिस्थिति के हिसाब से आपने एक्शन लिया हो, किसी की पिटाई कर दी, किसी के पास असॉल्ट कर दिया, किसी की बैटरी कर दिया, फॉल्स इम्प्रीजमेंट करा, लेकिन उसके पीछे रीज़न था, आपके पास कारण था कि भाई ज़रूरी था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इस व्यक्ति को नुकसान हो जाता। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने किसी व्यक्ति को डरा धमका के रोक लिया, लेकिन उसी के नुकसान को बचाने के लिए आपने ऐसा किया है, उसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने ऐसा किया, तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा? ये भी आपका एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। इसके खिलाफ भी आपके पास कोई केस नहीं बनेगा। कंसेंट बाय लॉ, अगर कानून आपको ऐसा करने की इजाज़त देता है तो भी आपके ऊपर कोई केस नहीं बने। अब कानून किन लोगों को इजाज़त देता है? जैसे पुलिस मैन है, पुलिस पर्सन है, किसी के घर जाता है, उसको डराता है, धमकाता है ससा चुगलवाने के लिए, या उसको ले जाते हैं चौकी थाने में बंद करके उसके ऊपर 3rd डिग्री लगाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, यानी कि बैटरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई केस नहीं बनता।
क्योंकि ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कानून का जो वायलेशन ना हो, लोग कानून का पालन करें। वॉलंटियर नॉन फिट इंजीरिया, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो क्या होता है वॉलंटियर नॉन फिट इंजीरिया? वॉलंटियर नॉन फिट इंजीरिया क्या होता है? जिसमें सर जो प्लांटिव्स होते हैं वो मतलब अपने अपनी खुद की वॉलेंट्री कंसेंट देते हैं, जबकि उनको पता है कि वो एक्ट होने से उनका खुद का डैमेज होगा। हाँ, मतलब ये एक से एग्जांपल देके इसको समझ, जैसे समवन अटेंड अ डेंजरस सपोर्ट स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे जैसे कार रेस कर रहा है, तो कार रेस में उसको पता है कि उसको नुकसान हो सकता है, वो उसको चोट भी लग सकती है, लेकिन फिर भी वो उस कार रेस में भाग लेता है, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मान लो वो कार रेस में जा रहा है और दूसरी कार ने उसको टक्कर मार दी रास्ते में और उसको काफ़ी इंजरी हो गई, तो इस केस में वो दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई केस नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि ये तो गेम है और गेम में ऐसा हो सकता है। तो वॉलंटियर नॉन फिट इंजरी है जहाँ पे कानून उसको जस्टिफाई करता हो असॉल्ट बैटरी को और फॉल्स इम्प्रिजमेंट को। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, खेलने वाले सारे प्लेयर को पता होता है कि कभी यहाँ पर चोट भी लग सकती है, जैसे बैट लग सकता है, बॉल लग सकती है। तो अगर किसी को बॉल लग जाती है, मान लो बैट्समैन ने जो है हिट किया और सामने फील्डर को चोट लग गई बॉल से, तो फील्डर ये नहीं है कि बैट्समैन के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि ये तो गेम है, उसमें ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है। प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो एग्जांपल जैसे समवन इफ अटैक एंड फाइट बैक विद द रीजनेबल फोर्स, एक व्यक्ति लड़ रहा है, मान लो ये दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, तो एक पहलवान ताकत लगा रहा है, दूसरे पहलवान को भी फिर ताकत लगाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को बचाना, प्राइवेट डिफेंस करना सबको अलाउड है। लीगल अथॉरिटी, जिसको कानून आपको लीगल अथॉरिटी देता है, जैसे पुलिस वाला मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, ऐसे आपके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, या इनकम टैक्स वाले होते हैं, ईडी वाले होते हैं, ये लोग अगर किसी के खिलाफ भी फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉल्स इम्प्रीजमेंट का, बैटरी असॉल्ट का करते हैं, या कोई फोर्स लगाते हैं, पिटाई करते हैं, तो इनके खिलाफ भी कोई केस नहीं होता, क्योंकि इनके पास लीगल अथॉरिटी है। फोर्सफुल एंट्री, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री कर रहा है, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ अगर पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक चोर ने आपके घर का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गया, तो आपने उस चोर को पकड़ के उसकी पिटाई कर दी, तो आपके खिलाफ केस थोड़ा बनेगा असॉल्ट का या फिर बैटरी का, क्योंकि आपने तो ये इसलिए किया है क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा था फोर्सफुली। अब है पेरेंटल अथॉरिटी। पेरेंटल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चे को पिटाई कर देते हैं, बच्चे को डांटते हैं, कई बार बच्चे को कहते हैं भाई तू बाहर नहीं जाएगा, घर में जाएगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा ना वो माँ बाप के खिलाफ केस कर देगा कि मम्मी को जेल में डाल देगा या पापा को जेल में डाल देगा कि भाई इन्होंने मुझे असॉल्ट किया, मुझे डांटा है, या इन्होंने मुझे बैटरी की है, मुझे पिटाई की है, मेरे पर हमला कर दिया है, या फिर उन्होंने मुझे घर में बांध के रखा हुआ है, मुझे जाने नहीं दे रहे दोस्तों के साथ, तो मैं अपने मदर फादर के ऊपर केस कर दूँ। तो पेरेंटल अथॉरिटी भी है, उनके ऊपर ऐसा कोई केस हो नहीं सकता है। तो ये आपका असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रीजमेंट, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, कभी तो 4 मार्क्स में आ जाता है ए सेक्शन में, कभी बी सेक्शन में आ जाएगा तो तीनों में पूछ लेगा, सी सेक्शन में आएगा तो तीनों में कंपेयर करने को पूछ लेगा, और तीनों के अंदर एक्सेप्शन पूछ लेगा कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये लगते नहीं है, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, असॉल्ट और बैटरी का रूल एप्लीकेबल नहीं होता लॉ ऑफ टॉट के अंदर। तो मैंने आपको तीनों ही चीज़ें इसके अंदर बता दी, डेफिनेशन ही बता दी, ये कब एप्लीकेबल होता है और कब ये एक्सेप्शंस मिलता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, compare the remedies under the law of tort with those remedies available under the Consumer Protection Act 1986। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रेमेडीज़ ऐसी हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट में मिलती हैं और कौन सी रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलती हैं, मतलब दोनों में कॉमन लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं या अनकॉमन लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट में आती हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आती हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो 1986 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये दोनों अलग अलग लॉ हैं, लेकिन दोनों ही लॉ जो है वो सिविल रॉन्ग में डील करते हैं, यानी कि ये क्रिमिनल रॉन्ग को हैंडल नहीं करते। दोनों ही लॉ, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, ये दोनों सिविल सिविल रॉन्ग में डीलिंग करते हैं, सिविल केसेस को लेते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो रॉन्गफुल एक्ट की बात करता है, वो किसी भी ऐसे एक्ट की बात करता है जिसके होने से सामने वाली पार्टी को नुकसान हो, कोई डैमेजेस हो। अब ये डैमेजेस कौन सा हो सकता है? प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का डैमेज हो सकता है, या किसी और तरह का कोई डैमेजेस हो सकता है, यानी कि पर्सनस या उसकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी नुकसान होता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर होता है।
लेकिन दूसरी तरफ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि जो रेमेडीज़ हैं वो आपको किस लिए मिलती हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन है, ये भूल चूक है जो ट्रेडर ने कर दी है या मैन्युफैक्चरर ने कर दी है या सर्विस प्रोवाइडर ने कर दी है, तो उसके अगेंस्ट जो है आपको यहाँ पर जो है कानून जो है प्रोटेक्ट करता है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, और साथ साथ लॉ ऑफ टॉर्ट भी पढ़ेंगे इसके अंदर कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो अब सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में हमने बहुत कुछ पहले से ही पढ़ लिया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या, एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग किस किस कंडीशन में है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रॉपर्टी, दो चीज़ों का सिविल रॉन्ग इसके अंदर कवर होता है। इसके अंदर पनिशमेंट से ज़्यादा कंपनसेशन का प्रोसेस रहता है, मतलब कंपनसेशन करके जो है जो भी सफर्ड पार्टी होती है उसको उसके नुकसान की भरपाई कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार फाइन से इसको पूरा किया जाएगा। कई बार एक सॉरी से भी इस केस को निपटाया जा सकता है, मतलब सार्वजनिक रूप से अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो भी लॉ ऑफ टॉर्ट का केस है वो सेटल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेमेडीज़ हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट की हैं वो डैमेजेस की हैं। डैमेजेस जो है वो इंजेक्शंस हैं, अदर रिलीफ्स हैं। डैमेजेस आर द मोस्ट कॉमन रेमेडी एंड आर इंटेंटेड टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी, यानी कि इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करती हैं, नुकसान नुकसान की भरपाई करने के लिए होती हैं। तो यहाँ पे जो डैमेजेस अवेलेबल हैं उसमें ये बोला गया है कि जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं किसी भी व्यक्ति के, प्राइवेट पार्टी के या किसी और के पर्सनस के, उनके लिए इंगेज किया जाता है यहाँ पे सिमिलर लॉ ऑफ टॉर्ट जो है उसको। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो रॉन्ग डूअर के लिए है कि जो भी गलती करेगा उसको ये सज़ा देगा, यानी कि ये एक टेम्पररी और परमानेंट सल्यूशन है जो समाज में मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपके सेल्फ डिफेंस हो गया, या आप दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि कोई आपके मान की हानि कर रहा है, आपके रिस्पेक्ट का लॉस हो रहा है या आपका प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अदर रिलीफ अवेलेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूड द स्पेसिफिक। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो दूसरे रिलीफ हैं वो हैं आपके परफॉर्मेंस, रेस्टिट्यूशन, डिक्लेरेटिव जजमेंट, ये सारे आपके जो रिलीफ हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है। यहाँ पे जो डिसीजन देने की पावर होती है रॉन्ग डूअर को वो कोर्ट की रहती है, यानी कि पुलिस अथॉरिटी या और जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास इस तरह के जजमेंट देने की कोई पावर नहीं होती। कोर्ट डिसाइड करती है कि जो भी पार्टी अगर मिसलीडिंग कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। ओवरव्यू अगर हम करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो दूसरी तरफ अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इंडियन पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया था 1986 के अंदर। इस लॉ के अंदर जो भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो परचेज की जाती हैं पर्सनल के थ्रू, हाउस होल्ड के थ्रू या कमर्शियल यूज, जो फैक्ट्रीज वगैरह रॉ मटेरियल परचेज करती है, उन सब के अंदर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर कोई भी अगर गलती करता है, कोई ओमिशन होता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, गलत चीज़ आपको गलत विवरण के साथ बेची जाती है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है इस लॉ के अंदर सुनवाई के लिए, कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। इसकी स्पेशल कोर्ट है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की पावर जो है कोर्ट को है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट को है। यानी कंज्यूमर कोर्ट आपके डिसीजंस ले सकती है। इसके अंदर जो फैसला मिलता है, जैसे कंपनसेट किया जाता है, नुकसान की जो भरपाई की जाती है वो आपके रिप्लेसमेंट हो सकती है, रिपेयर हो सकती है डिफेक्टिव गुड्स की, या कंपनसेशन यानी कि मनी के रूप में पैसा देकर उसकी भरपाई की जा सकती है। कंज्यूमर कैन सीक द इंजंक्शन एंड ऑर्डर रिलीफ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ फ्यूचर हार्म, यानी कि ऐसे ही जो लॉ होते हैं जिसमें आपके कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है या मैन्युफैक्चर के ऊपर जुर्माना हर्जाना लगाया जाता है, उसका रीज़न ये रहता है कि फ्यूचर के अंदर जो और कंज्यूमर हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, ताकि मैन्युफैक्चर हमेशा अवेयर रहे कि अगर वो कोई भी गलत विवरण के साथ चीज़ को बेचता है या गलत प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई कानूनी अथॉरिटी है। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है जहाँ पे परचेजर का, सेलर का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो सारे डिस्प्यूट जो होते हैं इसी रिडर्सल फोरम में आते हैं, जिसे कहते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है और नेशनल लेवल पर होती है आपके कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो कंपैरिजन अगर हम करें लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो दोनों के अंदर दो चीज़ें कॉमन आ गई। पहली बात कॉमन है कि दोनों सिविल रॉन्ग है, दोनों के अंदर सिविल मैटर को दिया जा रहा है, लेकिन
अनकॉमन चीज़ ये हो गई कि एक के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका लॉस हो रहा है, तो दूसरे के अंदर आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो आपकी मनी वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो डैमेजेस हैं वो प्रोवाइड की जाती है दोनों ही केस के अंदर। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनसेटरी और पुनिटिव डैमेजेस होती हैं। कंपनसेटरी डैमेजेस वो डैमेजेस होती हैं जहाँ पे आप कंपनसेट करते हो इंजर्ड पार्टी को, यानी कि इंजर्ड पार्टी का अगर कोई भी नुकसान हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो नॉन इकोनॉमिक नुकसान है आपका, तो आप उसको पैसे से उसकी भरपाई कर देते हैं, कंपनसेशन दे देते हैं। या कंपनसेशन दे के मामला सॉल्व नहीं होता, आप रिप्लेसमेंट करवा देते हैं कि पुराना माल लेके नया माल उसको दे देते हैं जो ठीक माल है वो। या फिर आप रिपेयर करा देते हैं उसके डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज का, मतलब कोई ख़राब माल उसको सप्लाई हो गया तो उसी माल को ठीक करवा के उसको सप्लाई कर देते हैं अगेन दोबारा। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर में। अगर हम इसके उलट बात करें लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो डैमेजेस होती हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट की होती है, इमोशंस की होती हैं, या किसी और तरह का जो फिजिकल हार्म तो नज़र नहीं आता लेकिन इमोशनल हार्म हो सकता है, मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। तो इसके अंदर हम कंपनसेट कैसे करते हैं? इसके अंदर कंपनसेट करते हैं हम फाइन लगा के, दूसरी पार्टी को फाइन लगा देते हैं, उससे पैसे की भरपाई करा लेते हैं, या फिर एक जो है सॉरी बोलकर भी वो इस फाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में जो है डैमेजेस हैं और डैमेजेस जो है वो मिल सकती हैं, हम वहाँ पे डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज के लिए और यहाँ पे लॉस ऑफ रिस्पेक्ट के लिए। आप बात करें इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन आर अनदर रेमेडी, ये दूसरी रेमेडी जो लॉ ऑफ टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों में गिवन है। इंजेक्शन कैन बी गारंटेड टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ द फ्यूचर हार्म, रेमेडी पास्ट हार्म, यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन का मतलब है कि ऐसी दवाई इंजेक्ट करना, अंदर पहुंचाना, ताकि फ्यूचर के नुकसान को भी रोका जा सके। आज के नुकसान को तो रोक ही रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चर के ऊपर फाइन लगा दिया तो वो आज का नुकसान की तो भरपाई हो गई जो आज नुकसान हुआ, लेकिन साथ में उसको ये भी सलाह मिल गई कि अगर वो भविष्य में ऐसा करेगा तो उसके ऊपर और भी बड़ा फाइन लगाया जा सकता है। तो इससे डर के मारे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा, या रॉन्ग कमिटमेंट अगर कोई की है तो उसको बंद कर देगा करना, क्योंकि उसको ये डर हो जाएगा कानून का, और कानून का काम मेन फाइन लगाना नहीं तो डराना होता है, ताकि दोबारा से वो क्राइम जो है परफॉर्म ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये रेमेडी है फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए, यानी कि पास्ट के अंदर जो नुकसान हुआ उसकी और जो फ्यूचर के अंदर नुकसान हो सकता है उन दोनों की भरपाई को करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है। यहाँ पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर है उसका एक कमिटमेंट होता है पब्लिक के प्रति, अपने जो मार्केट है उसके प्रति, और उसको वो कमिटमेंट पूरा करना होता है। अदर रिलीफ की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है दोनों के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेस्टिट्यूशन और डिक्लेरेटरी जजमेंट जो है ये अवेलेबल है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कोर्ट जब भी रिक्वायर्ड होता है तो जिसने भी गलत काम किया होता है उसको कोर्ट अपने सामने बुला लेती है, और यहाँ पर कोर्ट उसको ऑर्डर करती है कि भाई जो भी आपने गलती की है स्पेसिफिक एक्ट के अंदर उस गलती को रेस्टिट्यूशन कीजिए, सुधारिए, मतलब उस गलती को सुधार के दीजिए। तो यहाँ पे जो रॉन्ग डूअर होता है वो उस प्रॉपर्टी को या तो रिटर्न कर देता है या बेटर करके ठीक करके उसको वापस कर देता है। तो रॉन्गफुली जो चीज़ होती है उसको मतलब पे बैक किया जा सकता है इसके अंदर। तो डिक्लेरेटरी जजमेंट जो है यहाँ पर राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं उन दोनों के ऊपर काम किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो अगर हम बात करें दूसरी तरफ लॉ ऑफ टॉर्ट की, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है मतलब यहाँ पे कंपनसेशन से ज़्यादा जो होता है रिस्पेक्ट का मामला होता है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए तो पैसे से उसके सम्मान की पूर्ति की जाती है, या किसी और तरीके से सोशल रिस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश कोर्ट कर सकती है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो दोनों एक तरह से सिविल रॉन्ग है। दोनों के अंदर जो पनिशमेंट है वो डैमेजेस हैं, इंजेक्शन है। यहाँ पर दूसरा क्या है, दोनों के अंदर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि क्रिमिनल जो है उसको बदला जाए, क्राइम को मतलब कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो भविष्य में दोबारा गलती ना करे, इसके लिए उसके मन में कानून और प्रशासन का डर पैदा करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें फ़र्क क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो दोनों में क्या फ़र्क है? एक में ऑफ है एक में फॉर है, लेकिन दोनों में सर्विस ही बात बोली जा रही है। तो क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, बताइए एक बार। एक सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, एक सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों के लिए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक तो सिर्फ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है
और एक सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, इन दोनों में फ़र्क है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन है जो भी गुड्स को परचेज करता है वो सर्विस फॉर कंसिडरेशन के लिए करता है। यानी कि मान लो आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा साथ साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फॉर एग्जांपल आपने नया टीवी मार्केट से खरीद के लेके आए, तो आपको 1 साल की उसके साथ सर्विस वारंटी मिल गई नए टीवी के साथ। तो ये सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्ट है, ये बताइए। सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ सर्विस के लिए, उससे आपको दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं। तो सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने की ड्यूटी होती है उसकी, और एम्प्लॉयर जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। यानी कि एम्प्लॉयर उसको बताता है कि आपको कहाँ कहाँ जाके सर्विसेज अपनी देनी है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो लीगल रेमेडीज़ होती हैं, वो एम्प्लॉयर की होती हैं। सारा कंट्रोल डायरेक्शन जो होता है वो एम्प्लॉयर का रहता है, वही उसको बताता है किस किस को आपको सर्विस देनी है। तो जैसा अगर आपने कोई भी नया टीवी खरीदा तो उसकी जो एजेंसी है, जो उसका मालिक है, वो अपना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा होगा सर्विस का। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस बंदे को हमारे पास भेज देगा, अपने सर्विस इंजीनियर को, जिसके साथ उसने कॉन्टैक्ट कर रखा है उस एरिया के लिए, पर्टिकुलर इलाके के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है उसकी केवल एक ही ड्यूटी होती है कि अपनी सर्विस को परफॉर्म करना, उसके अलावा उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन जो इसका एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वही कंट्रोल करेगा, डायरेक्शन देगा, सर्विस किसको प्रोवाइड करानी है, कब प्रोवाइड करानी है, ये सब डायरेक्शन देना उसी का काम रहेगा एम्प्लॉयर का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कहते हैं। यहाँ पे जो हाउस होल्ड होते हैं, जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो कमर्शियल यूज़ होते हैं, उसमें ये काम होते हैं, ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस जो है एक एग्रीमेंट है बिटवीन अ पर्सन हु प्रोवाइड द सर्विस एंड अनदर पर्सन हु एंगेज द सर्विस फॉर अ फ्री। एक व्यक्ति जो सर्विस को फ्री ले रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है, ये सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्ट है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस इज कंसिडर अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंगेज अ पार्टी बिजनेस। मतलब एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी के पार्टी बिजनेस से अलग हटकर एक थर्ड पार्टी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री टू एक्सरसाइज हो गया, उसका अपना जजमेंट हो गया, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेगा। जैसे एक कंपनी है, मान लो सैमसंग कंपनी है, वो किसी एक एरिया का कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस प्रोवाइडर को दे देती है, भाई साउथ दिल्ली के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ये कंपनी उसको हैंडल करेगी। तो ये तो ऑटोमेटिकली बात है कि कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई है, उसके प्रोडक्ट में कोई ना कोई तो शिकायत आती है। अगर 100 टीवी बिकते हैं तो 5 टीवी में तो शिकायत हो ही सकती है। तो उसको एरिया वाइज सर्विस कंपनीज की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट को बर्डन को कम करने के लिए दूसरे जो थर्ड पार्टीज़ होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो उसे कहते हैं सर्विस फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कि इनका काम सर्विस देना है, किसके बिहाफ पर? कंपनी के बिहाफ पर देना है, सैमसंग के बिहाफ पर ये सर्विस की जो है पूरा करेंगे। कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट करेगा कंपनी के अंदर, ब्रांड के अंदर, लेकिन ब्रांड इंजीनियर को भेज देगा उसके पास सर्विस के लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के अंदर। तो अगर हम पहला की डिफरेंस की बात करें तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी साइन हो रहा है, जैसे कंज्यूमर को सर्विस देनी है लेकिन थर्ड पार्टी आ रही है सर्विस देने, लेकिन सेकंड पार्टी का नाम लेके आ रही है। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड एक कंपनी है, वो सर्विस देती है लोगों को, लेकिन उस सर्विस को किसने हायर कर लिया? सैमसंग ने हायर कर लिया। अब कंज्यूमर तो सैमसंग से सर्विस मांग रहा है, लेकिन सैमसंग किसको भेज रही है? ABC लिमिटेड को। तो लेकिन ABC लिमिटेड और कंज्यूमर का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सिर्फ सर्विस का रिलेशन है। सर्विस देखिए वो रिलेशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है ऑफ के अंदर और फॉर के अंदर। तो दोनों के अंदर अलग अलग है, एक में डायरेक्ट रिलेशन है, एक में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस जो है वो एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर हैज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल। एम्प्लॉयर के पास पूरा कंट्रोल है कि वो एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस से हटा भी सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो उसके ऊपर है। यहाँ पे जो वर्क किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर डायरेक्शन किया जाता है। जैसे एम्प्लॉयर बताएगा, जैसा एम्प्लॉयर उसको बोलेगा वैसा ही वो काम करेगा। तो यहाँ पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की रहती है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होता, वो
एम्प्लॉयर के अंडर रह के काम करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एम्प्लॉयर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके अपने टूल्स अपने इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराता है। जैसे थर्ड पार्टी को और कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है सिर्फ वहाँ तक उस प्रोडक्ट को ठीक कर देना, उसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आपका यही डिफरेंस है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दोनों कवर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस भी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी। अगर हम ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो उनके लिए दोनों ही तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और दोनों ही तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट एस्पेक्ट्स हैं उनको वो ज़रूरत पड़ती है कंपनीज़ को, और कंपनी को दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना पड़ता है। तो बिजनेस फर्म्स के लिए दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हमारा एक क्वेश्चन आ गया आपका, इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको कौन से कंज्यूमर राइट्स मिलते हैं, मतलब कंज्यूमर्स को कौन से अधिकार मिलते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अंदर हम कुछ राइट्स जो हैं वो कंज्यूमर के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं। जो हमारा एक्ट है, जो हमारा लॉ है, जो भारतीय संसद ने लॉ कानून पास किया हुआ है, वो कानून हमें इन अधिकारों की जानकारी देता है कौन कौन से राइट्स हैं जो कंज्यूमर्स के पास हैं। पहला राइट्स है आपका राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर कस्टमर ले रहा है किसी भी कंपनी की, तो सुरक्षा का अधिकार उसके पास होना चाहिए। सुरक्षा दो तरह की हो सकती है, हेल्थ की सुरक्षा और पर्सनल बॉडी की सुरक्षा, यानी कि पर्सनल सेफ्टी हो सकती है। दोनों तरह की जो सुरक्षा है वो इसी के अंदर आती है। अब राइट टू सेफ्टी के अंदर दोनों तरह की सुरक्षा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने अर्बन क्लैप एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, आपने एसी की सर्विस के लिए वहाँ पे बुकिंग कर दी उस ऐप के अंदर। ऐप से इंजीनियर आपके घर आ गया, इंजीनियर ने घर आके आपके एसी को ठीक कर दिया, लेकिन ठीक करते करते उससे गलती हो गई, एसी का जो कंप्रेसर था वो फट गया, और फटने की वजह से आपके बच्चे को चोट लग गई घर के अंदर। तो उसके लिए आप कंपनी को दोषी ठहराओगे, सर्विस इंजीनियर को दोषी ठहराओगे, या एसी वाली कंपनी को दोषी ठहराओगे? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए बताइए? जो सर्विस के लिए आया है या सर्विस देने वाली कंपनी। जो अर्बन क्लैब है उसको आप दोषी ठहराएंगे, क्यों? क्योंकि आप इंजीनियर को थोड़ा जानते हैं, आपने किसके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने ट्रस्ट किया अर्बन क्लैब के ऊपर। आपने सर्विस कहाँ बुक किया? अर्बन क्लैब के ऊपर। आपको क्या पता अर्बन क्लैब किसको भेजेगा? उसने XYZ नाम के किसी बंदे को भेज दिया, उसने सर्विस कर दिया। आपको ना पता था कि वो टेक्नीशियन कितना पढ़ा लिखा है, या उसने कोई कोर्स भी किया है नहीं किया, कोई डिग्री डिप्लोमा उसके पास है कि नहीं है। आपने सिर्फ अर्बन क्लैब पे फेथ कर कर, उस ब्रांड के ऊपर फेथ कर कर उसको अपने घर में घुसने दिया। तो जो फॉल्ट हुआ वो किसका हुआ? उस कंपनी का हुआ। तो आप कंपनी के ऊपर केस करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका केस बनेगा किसके ऊपर? अर्बन क्लैब के ऊपर। लेकिन जब ये केस आगे चलेगा तो फिर ये देखा जाएगा कि किसका फॉल्ट है। हो सकता है इंजीनियर भी आ जाए इसके अंदर लपेटे में, कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा उसके साथ, वो बात की बात है। लेकिन फर्स्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो केस अर्बन क्लैब के ऊपर बनेगा। अगला अगला है आपका पॉइंट इसमें, द राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर का राइट्स है कि उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। इन्फॉर्म कैसे? फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीदने गए, आपने आधा आधा किलो 3 सब्जियां खरीदी, लेकिन सामने वाले ने अपने तराजू में हेराफेरी करके आपसे 100 ग्राम चोरी कर लिया। तो यहाँ पर ये जो चोरी किया इसके खिलाफ जो शिकायत होगी वो कंज्यूमर कोर्ट में होगी, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं और वो सेलर है, वो आपको माल बेच रहा है। लेकिन अगर आपने नेग्लिजेंसी के अंदर वो माल को बिना पूछे ले लिया, और उसने भी नहीं बताया कि आज सब्जी कम होने की वजह से उसने 500 की जगह 400 ग्राम ही आपको सप्लाई कर दी, तो जहाँ पे उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया वहाँ पे ये क्या बन गया? ये नेग्लिजेंस की जगह चोरी बन गया, यहाँ पे थेफ्ट बन गया। उसने आपका माल चुराया है, यानी कि आपने तो पूरे पैसे उसको अदा कर दिए लेकिन उसने माल चुरा लिया। तो जहाँ पर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, पोटेंशियल की, प्योरिटी की, स्टैंडर्ड्स की, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कंज्यूमर को मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो कंज्यूमर इसके खिलाफ, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, दूध खरीदा मान लो, तो दूध देने वाले ने आपको ये नहीं बताया कि भाई साहब आज ही इस दूध को यूज़ कर लेना, इसकी डेट आज लास्ट है, और आपने भी उससे पूछा नहीं, आपने दूध को लेकर घर में रख लिया, गर्म कर लिया, कल आप उसको पीने गए तो पता लगा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस किसका है? आपका है या उसका है जो आपको दूध सप्लाई कर रहा है? बताइए किसका नेग्लिजेंस है? मतलब आपने दूध खरीदा,
दूध के ऊपर डेट नहीं देखी आपने, वो आज की लास्ट डेट थी, और उसने भी आपको बताया नहीं, और आपको दूध दे दिया, आपने दूध को घर में रखा, कल आप इस्तेमाल करने गए तो दूध खराब हो गया था। तो किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर? इसकी जिम्मेदारी है जो दूध आपको देने आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने का राइट किसका है? उसी का है जो आपका सप्लायर, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा है राइट टू चूज करने का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार कंज्यूमर के पास है। अगर आप कंज्यूमर को चुनाव करने का अधिकार ही नहीं दे रहे तो फिर आपके लिए जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगला है राइट टू हेयर, सुनने का अधिकार। सुनने का अधिकार किसके पास है? मैन्युफैक्चरर के पास है। वो किसकी कंप्लेंट सुनेगा? कंज्यूमर की कंप्लेंट सुनेगा। मतलब उसको अपने यहाँ पे एक ऐसा ग्रीवेंस सेल बनाना पड़ेगा जहाँ पे शिकायतें आ सकती हैं, जहाँ पे कंज्यूमर जो है अपनी शिकायत कर सकता हो। द राइट टू सीक रिडर्सल, आप कंप्लेंट करने के बाद कंप्लेंट का जो है मतलब वो हल मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हल नहीं मिलेगा तो कंप्लेंट करने का फ़ायदा क्या है? तो कंप्लेंट सॉल्व करने की पावर किसके पास है? मैन्युफैक्चरर के पास है। उसको करनी पड़ेगा। अगर वो कंज्यूमर की शिकायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट होने का भी राइट्स है, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो उन सब की जानकारी कंज्यूमर को होनी चाहिए। एनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब कौन से ऐसे कंज्यूमर के राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं? तो पहला राइट है इसका डेफिशिएंसी इन सर्विस, सर्विस के मामले में कहीं पर भी अगर डेफिशिएंसी हो, सर्विस प्रोवाइडर ने जो है आपको पुअर क्वालिटी दे दी है, यानी कि आपको ख़राब क्वालिटी का माल दे दिया है, तो आप जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये आपके पास पावर है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब कोई भी ऐसा काम है जो ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर अनफेयर होता है, मिसलीडिंग है, गलत है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के आपको कोई माल बेच दिया, ये झूठा प्रॉमिस करके माल बेच दिया, तो आप उसके खिलाफ जो है कोर्ट जा सकते हैं। कोई आपको डिफेक्टिव माल बेच दिया, ख़राब माल आपको चिपका दिया, तो आप जाके कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं उसकी। ओवर चार्जिंग, आपसे ज़्यादा पैसे ले ली, जैसे ऑटो वाला है, ऑटो वाले के मान लो कि वहाँ तक के सरकारी बिल के हिसाब से 70 रुपये बनते हैं, उसने आपसे 100 रुपये चार्ज कर लिए, तो आप ओवर चार्जिंग का केस उसके ऊपर लगा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल में लास्ट ही में कल पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में आया कि एक केस हुआ है आपका, शायद ये दिल्ली का ही है। एक रेस्टोरेंट के अंदर एक फैमिली जाती है खाना खाने के लिए, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर, तो उस समय रात की करीबन 9:30 का टाइम होगा या 10 बजे का टाइम है, तो रेस्टोरेंट बंद होने के आसपास का टाइम था। तो ये फैमिली ने डोसे ऑर्डर किए, वहाँ से मसाला डोसा ऑर्डर किया, तो मसाला डोसे के साथ में सांभर देने से इनको डिनाई कर दिया, बोला कि सांभर ख़त्म हो चुका है, अभी आपको मिल नहीं पाएगा। लेकिन उसने ये बात उनको जब बताई जब वो ऑर्डर सप्लाई कर रहा था, ऑर्डर लेते वक्त नहीं बताई। तो इस फैमिली ने क्या किया, उसकी शिकायत कर दी कंज्यूमर जाके कि भाई डोसे के साथ सांभर तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलना ही चाहिए। यहाँ पे जब केस गया कोर्ट के अंदर, तो उसने ये कहा रेस्टोरेंट वाले ने कि हमने इनको डोसे का ही तो कमिटमेंट किया था, सांभर का तो कमिटमेंट किया ही नहीं, सांभर चटनी जो भी मिलेगी उसका कोई कमिटमेंट था नहीं, और वो हमने सही से सप्लाई किया इसको, और स्टैंडर्ड मटेरियल था, मतलब वो भी ठीक था, क्वालिटी भी अच्छी थी। तो कंज्यूमर ने ये बोला कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, सांभर और डोसे का कॉम्बिनेशन है। अगर डोसे के साथ सांभर नहीं होगा तो खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा। तो कोर्ट ने उसको माना और 3,500 रुपये का फ़ाइन लगाया उस रेस्टोरेंट के ऊपर, जबकि उनका बिल मात्र शायद 700 रुपये का ही बिल था। लेकिन 5 गुना फ़ाइन इसलिए लगा दिया क्योंकि रेस्टोरेंट का एक ब्रांड था, एक नाम था, वो एक नामी रेस्टोरेंट था, उसको अपने ब्रांड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स के ब्रांड पे विश्वास करके उसके रेस्टोरेंट आ रहा है। ये उसकी हेडेक है कि अगर उसके पास सामान नहीं बचा है तो वो रेस्टोरेंट बंद कर दे। वो क्यों रेस्टोरेंट चला रहा है? अगर वो चला रहा है तो उसको ये सप्लाई करना पड़ेगा, या फिर ऑर्डर ही ना ले उस चीज़ का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अजीब गरीब से केस होते रहते हैं, और ये आपको पूरा समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर आपका ये पूरा असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गया है लॉ ऑफ टॉर्ट का, साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कंप्लीट हो गया है। कोई आपके डाउट आ रहे हो या कुछ आपको और पूछना है? कल आपका जो आपका एग्ज़ाम है ट्यूसडे को है, 18 तारीख को। बताइए। सर कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार डिस्कस करवा दीजिएगा। हाँ, कल एक बार कर देंगे। बाकी ये है कि 2019 और 2022 दो ही पेपर हैं, वो कर दूँ, दोनों पेपर ही कर लो आप। बाकी मैं एक बार कल करा दूंगा आपको डिस्कस। इस बार जो है सेकंड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनके सारे पेपर तो कैंसिल हो गए थे, इंग्लिश का ही हुआ था, लेकिन अभी तक भी कोई डेट शीट आपकी आई नहीं है। लेकिन ये वाला पेपर अभी 18 को ही है,
इसको भी चेंज करने का कोई नोटिफिकेशन सीसीएस से आज तक आया नहीं है। तो आया नहीं है तो ये पेपर आपका 18 को ही होगा, इसलिए ये पेपर दो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी पेपर आपके बच जाएंगे वो या तो जुलाई के लास्ट हफ्ते में होंगे या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में होंगे, क्योंकि इस बार अभी पेपर होने के कोई ज़्यादा चांसेस नज़र आ नहीं रहे, क्योंकि स्थिति हर जगह ही ख़राब हो रखी है, बाढ़ वगैरह ये सब से। दूसरा कावड़ वाला सीन भी चल रहा है, तो उस तरह से अभी गवर्नमेंट भी बिजी है, यूनिवर्सिटी भी बिजी है इन सब चीज़ों के अंदर। तो अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा कि एग्ज़ाम कब होंगे। बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन है तो किसी के पास? सर वो मार्क्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में? मीडियम लिखने में हाँ जी सर। दोनों मीडियम में, अगर जिसमें आप अच्छा लिख सको उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी में लिखने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे या कम मार्क्स मिलेंगे, या इंग्लिश मीडियम में लिखने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जो भी मीडियम आपको अच्छा आता है उसमें लिखिए आंसर। आंसर पे मार्क्स मिलते हैं, मीडियम पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हाँ जी क्योंकि यूपी के कोड देखेंगे तो सारा हिंदी में ही चलता है वहाँ पे काम। इवन फाइल जो होती है, फाइलिंग होती है यूपी के अंदर, वो भी पूरी हिंदी मीडियम ही होती है। मतलब कोर्ट में सब कुछ हिंदी में चलता है, लेकिन दिल्ली की बात करेंगे तो सब कुछ इंग्लिश में ही चलता है। यहाँ पर ड्राफ्टिंग भी इंग्लिश में होती है। लखनऊ में चले जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। लेकिन अधिकतर जिले जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं यूपी के, वो सब हिंदी मीडियम में ही काम करती हैं। हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा भी सारा हिंदी मीडियम में ही चलता है। वहाँ पे फाइलिंग भी हिंदी मीडियम में होती है, ड्राफ्टिंग भी हिंदी मीडियम में होती है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है सीसीएस, ये ऐसा कुछ भी नहीं करती कि हिंदी मीडियम वालों को कम मार्क्स देगी कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा देगी। दोनों मीडियम वालों को देती है, लेकिन आपको अच्छा जिसमें लिख सकते हैं उसमें लिखें, जिसमें आपको लिखने की पावर ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि मेन आपको बेसिकली जो मार्क्स मिलेंगे वो लिखने से मिलेंगे। और 28 शीट का जो पेपर आ रहा है उसके अंदर कम से कम आप 22-23 शीटें तो भर ही लें, ज़्यादा नहीं भर सकते तो। 25 शीटें से ज़्यादा भरनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर 22-23 शीटें भी आप भर लो तो ठीक है। और बाकी आपका जो आगे पेपर आता है ओएमआर शीट जो आ रही है, जिसमें आपको डिटेल पूरी भरनी होती है अपनी, उसको थोड़ा ध्यान से भरें, क्योंकि आप वो मार्कर जो वाइटनर वाला सीन अब ख़त्म हो गया, वाइटनर लगाना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए आप उसको ध्यान से भरें, कोई ओवर राइटिंग काटा पीटी कम से कम मतलब करे ही ना तो अच्छी बात है। अगर फिर भी हो जाए तो कोशिश करें कि हो ना। हाँ जी सर। तो अभी आप कर लो, कल एक बार और क्लास करके फिर मैं लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिस्कस करा दूंगा। बाकी तो मैंने अपनी तरफ से कुछ आपको कराई दी है, सारी रिकॉर्डिंग आपको दे दी, बस कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, आज की तो है, वो भी अपलोड हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कल की तो मुझे चाहिए थी सर, कल वाली तो। कल वाली नहीं हो पाई थी, कल कुछ प्रॉब्लम आई थी मेरे सिस्टम के अंदर। जो रिकॉर्डिंग पैकेज मैंने खरीदा हुआ है ना, उसका लॉगिन आईडी अपने आप ही ख़त्म हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था, शायद उसका रिचार्ज कंप्लीट ख़त्म हो गया होगा पैसे की वजह से। ताकि मैंने दोबारा उसको ठीक किया आज ही। ओके सर। हाँ, तो इसलिए कल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि गूगल मीट तो पेड है ना, इसमें पेमेंट से ही रिकॉर्डिंग हो पाती है, अदरवाइज़ तो कोई सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। ओके सर। ओके ठीक है, सर। फिर आज की क्लास कंप्लीटेड है, आप अच्छी तरह तैयारी करो, बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दे के आओ। हाँ जी सर, थैंक यू।